नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश का सबसे अमीर राज्य, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला राज्य महाराष्ट्र मोदी और शाह के हाथ से निकल रहा है? और क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी बाजी पलटने जा रहे हैं मोदी और शाह की? और क्या सच ये है कि शरद पवार आज की तारीख में अमित शाह की रणनीति पर भारी हैं? चाणक्य वर्सेस चाणक्य, कौन है असली चाणक्य, क्यों भारी है, आगे बताने जा रहा हूं। सच में चौंक जाएंगे। अब दोस्तों, साल भर पहले, पिछले साल जुलाई के महीने में अमित शाह ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत मोदी जी के आशीर्वाद से जब शरद पवार की पार्टी तोड़ी और अजीत पवार जो उनके भतीजे, उनको अलग कर दिया, तो गोदी मीडिया ने कहा कि यह मास्टर स्ट्रोक था अमित शाह का। और अब महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनका खेल खत्म हो गया है। लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने पटकनी दी है मोदी और शाह को। लेकिन आज एक और भी बड़ी चीज हो रही है महाराष्ट्र की जमीन पर। शरद पवार ने वो खेल शुरू कर दिया है जो कभी अमित शाह सीबीआई और ईडी की बदौलत खेलते थे। शरद पवार ने, जी हाँ, चाणक्य शरद पवार ने बीजेपी के अंदर सेंधमारी शुरू कर दी है। और 2 दिन पहले ही बीजेपी के बड़े नेता छत्रपति शाहू जी महाराज के परिवार से जुड़े समरजीत सिंह गटके, बड़े नेता महाराष्ट्र के, बीजेपी छोड़कर शरद पवार के साथ आ गए। और खबर ये, असली खबर ये है कि समरजीत अकेले नहीं, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे सिटिंग एमएलएज हैं बीजेपी के जो मोदी और शाह को छोड़कर शरद पवार की तरफ रुख कर रहे हैं। और आप चौंकिएगा नहीं अगर आने वाले समय में दर्जन भर से ज्यादा विधायक शरद पवार के साथ आकर बैठ जाए बीजेपी के। अब शरद पवार, उस्ताद शरद पवार के संपर्क में बीजेपी के कौन कौन एमएलए हैं, ये आगे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, मैंने उस्ताद शरद पवार को इसलिए कहा, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये मोदी जी के लफ्ज़ हैं। मोदी जी ने कहा कि शरद पवार उनके पॉलिटिकल गुरु हैं, और उसी पॉलिटिकल गुरु की पार्टी मोदी और शाह ने पिछले साल तोड़ी थी। और आज उसका ठीक उल्टा हो रहा है। आज हो ये रहा है कि शरद पवार ने जता दिया है हु इज द रियल चाणक्य। और यहां पर मैं दाद, या कोई भी दाद देगा शरद पवार को, इसलिए क्योंकि शरद पवार के जो ऑपरेशंस हैं वो इसलिए मायने रखते हैं कि शरद पवार सत्ता में नहीं है, विपक्ष में उनकी घेराबंदी चल रही है। उनके साथ ना वो सरकारी एजेंसियां हैं ना संसाधन है, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप अमित शाह को देखेंगे तो अमित शाह की जो ताकत है, वो सबसे बड़ी ताकत उनको ईडी से मिलती है, सीबीआई से मिलती है, इनकम टैक्स से मिलती है, अडानी अंबानी से मिलती है, कॉरपोरेट पावर से मिलती है और मीडिया से मिलती है। चाहे वो मीडिया मुकेश अंबानी की हो या गौतम अडानी की, चाहे वो फिर अदालतें हों, चाहे वो फिर ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां हो। आप कह सकते हैं कि अमित शाह की मुट्ठी में सिस्टम है और शरद पवार सिस्टम से बाहर हैं, विपक्ष में है, कुछ भी नहीं है सिवाय तजुर्बे के। और यही तजुर्बा शरद पवार का भारी पड़ता जा रहा है। अगर मैं सच कहूं तो महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहे हैं, दिवाली के जस्ट बाद तैयारियां चल रही हैं, उसके पहले राउंड में शरद पवार ने मात दे दी है अमित शाह को। अब दोस्तों, आज का बड़ा सवाल कि क्या शरद पवार ने गेम बदल दिया है महाराष्ट्र का। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में पहले जो गेम हो रहा था, जो हम देख रहे थे कि शिवसेना टूट रही थी, एकनाथ शिंदे जो है मोदी जी और अमित शाह के पाले में जा रहे थे, शरद पवार की एनसीपी टूट रही थी, अजीत पवार अमित शाह और मोदी के पाले में जा रहे थे। लेकिन अब रिवर्स हो रहा है, रिवर्स ऑपरेशन। अब अमित शाह के लोग शरद पवार की तरफ जा रहे हैं। लाइन तो उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर भी लगी है, अब उनको तय करना है कि ले या ना ले। लेकिन आज की तारीख में हवा का रुख देखकर जो सिटिंग एमएलएज हैं, वो चाहे अजीत पवार के हों या फिर वो बीजेपी के हों, पार्टी छोड़ के
शरद पवार की तरफ आना चाह रहे हैं। और अगर ये रिवर्स ऑपरेशन जारी रहा तो क्या बीजेपी की पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ होने वाली है, बड़ी तोड़फोड़ होने वाली है। और अगर पार्टी में तोड़फोड़ होने वाली है तो क्या कहें, महाराष्ट्र मोदी और शाह के हाथ से निकल रहा है। और अगर महाराष्ट्र निकला, सबसे बड़ा सवाल, अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला तो फिर मोदी जी का क्या होगा। हाईएस्ट जीडीपी स्टेट, रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, अगर ये हाथ से निकला तो आगे मोदी जी की फिर राजनीति कैसी होगी, क्योंकि बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं। आज दो खास मेहमान हैं हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी, आप कह सकते हैं नंबर 1 जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैं कहूँगा, कई किताबें लिख चुके हैं और बारीक नज़र रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर, खबरें ब्रेक करते रहते हैं। सुधीर सूर्यवंशी साथ होंगे, बताएंगे कौन कौन शरद पवार के संपर्क में है, बीजेपी के नेता। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे जो ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं। 1979, 1980, 1979-80 से शरद पवार जी को जानते हैं, ट्रैक कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि शरद पवार का अगला गेम क्या होगा और कितना भारी ये गेम पड़ेगा मोदी और शाह पर। मेरा जो सवाल है वो ये है कि शरद पवार, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान में कोई चाणक्य, असली चाणक्य है तो शरद पवार क्या ऑपरेशन लोटस की तरह एक रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां वो बीजेपी से लोगों को तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेता को तोड़ रहे हैं। जैसे समरजीत सिंह, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, छत्रपति शाहू जी महाराज, उनकी आप कह सकते हैं परिवार से जुड़े, उनको वो लेके आ गए, और भी कई नेता को लेके आ रहे हैं। तो क्या शरद पवार जो काम अमित शाह और मोदी कर रहे थे कि बाकी पार्टियों से तोड़ कर ला रहे थे, क्या वही काम अब शरद पवार कर रहे हैं और तूती बोल रही है शरद पवार की इस वक्त महाराष्ट्र में? देखो दीपक जी, अमित शाह जी और शरद पवार, इनमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस उनकी राजनीति में है। अमित शाह जी दिल्ली में के पावर के वजह से और बाकी जो कुछ उनके साथ में जो चीजें उनकी वजह से वो ऊपर ईडी, से सीबीआई और पैसा, हाँ, ऊपर से वो राजनीति करते हैं, उसका टॉप टू बॉटम परकुलेट चीजें करते हैं। लेकिन शरद पवार की चीज, जैसे आपने कहा कि वो रिवर्स साइड ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, वो ग्राउंड पहले पक्का करते हैं। जब ग्राउंड में वो सेंधमारी करते हैं, एक एक मैन मैपिंग करके हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक संसदीय क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से, फिर नीचे से जब ऊपर बंदा जाता है, जब चीजें जाती है, जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं, सब चीजें सामने आ जाती है, अरे बाप रे शरद पवार ने क्या किया। तो ये दोनों की एक अलग राजनीति की स्टाइल है। जैसे अभी दही अंडी का मौसम आने वाला है, दही अंडी के मौसम में जैसे नीचे का जो पिरामिड, ह्यूमन पिरामिड, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार वो मजबूत हो गया तो ऊपर का आदमी चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, वो हंडी फोड़ने में दिक्कत नहीं आती। उसी तरह से राजनीति शरद पवार कर रहे हैं। जी जी, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह ऊपर से ऑपरेशन शुरू करते हैं, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, मोटे मोटे पोटली से जिसमें पैसा भरा रहता है, ऊपर से उनका ऑपरेशन होता है। शरद पवार पहले जमीन मजबूत करते हैं, उसमें एक फाउंडेशन मजबूत करते हैं, और जमीन मजबूत करने के बाद नीचे से ऊपर उनका ऑपरेशन जाता है। मैं यहां पर यह पूछ रहा हूं, मैं मान गया आपकी, मैं बात मान गया, आपका जो एक सेंटिमेंट्स है वो मैं समझ रहा हूं कि शरद पवार के आगे अमित शाह टिकते नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मैं कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ संख्या बताइए। अभी तो एक आदमी टूटकर, मोदी जी का एक आदमी, बीजेपी का एक आदमी टूटकर शरद पवार की पार्टी में आया, क्या 4, 5, 6, 7 जैसे और बीजेपी के नेताओं पर निशाना है शरद पवार का? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के कई और नेता शरद पवार की पार्टी में जा सकते हैं? ये मेरा सवाल है, सिर्फ हमें नंबर बता दीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि 1, 2, 4, 5 से बहुत ही बड़ा नंबर है। अभी अरे तो सिर्फ आप कह रहे 5, 6 से ज्यादा 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 नंबर है। तो अभी तो उन्होंने वेस्टर्न महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सेंधमारी शुरू किया है। उनका दौरा मराठवाड़ा में होना है, विदर्भ में होना है, नॉर्थ महाराष्ट्र में होना है। तो जैसे जैसे वो ऐसे इंसान है, वो कभी घर बैठते नहीं, हमेशा उनके दौरे शुरू रहते। हर दौरे में 4-5 मोहरे अपने हाथ लगा लेते। ये सबसे खासियत शरद पवार की राजनीति का है। और उसके साथ में लोगों को गाड़ी में बिठाना, उनके घर खाना खाने जाना, नाश्ता करना, ये पॉलिटिक्स शरद पवार करते। शरद पवार कभी जाके 5 स्टार होटल में या कई बड़े बंगलों में उतरते नहीं, वो अपने कार्यकर्ता और नजदीकी जो आदमी उनके घर में जाते हैं, खाना खाते हैं बाकायदा। इसलिए महाराष्ट्र की
जो पकड़ है उनकी राजनीति की, जो इमोशनल जो अटैचमेंट है, वो सबसे जी, ज्यादा इसी वजह से ज्यादा है। और शरद मुझे पवार का। लगता है जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे काफी बड़े नाम, आपको ताज्जुब होगा कि सिटिंग एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी उनके ओहो, टच में है, शरद पवार के जो बड़े नाम महाराष्ट्र में कहे ये तो जाते हैं। बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुधीर जी आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े एमएलए, बड़े बड़े नेता बीजेपी के, वो मोदी को छोड़कर, अमित शाह को छोड़कर, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के कवच को छोड़कर शरद पवार की गोद में बैठने जा रहे हैं। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है लखेड़ा साहब। ये क्या कह रहे हैं कि साहब शरद पवार ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है? मैं इसको क्या मानूं कि क्या शरद पवार अमित शाह को बता रहे हैं कि तुमने मेरी पार्टी तोड़ी थी, मेरे भतीजे को तोड़ लिया, अब मेरी चाल देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं? क्या शरद पवार अब जवाब दे रहे हैं अमित शाह को? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं ये मानता हूं कि जो फसल बोते हैं वही फसल काटते हैं किसान। अगर आप जो है कांटे बोओगे तो आप कांटे ही क्या फसल होगी, कांटा काटना पड़ेगा इनको। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा जो रिजल्ट निकलने वाला है अभी बच्चे बच्चे की जुबान पर महाराष्ट्र में, जो मेरा फीडबैक है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने वाली है। और और ये भाजपा के लिए मामूली हार नहीं होगी, ये पूरा जो महायुति गठबंधन है उसके लिए उसकी हार होगी, करारी हार होगी। और लोकसभा चुनाव की के बाद सबसे बड़ी शिकस्त बीजेपी को और एनडीए को, जो तथाकथित एनडीए है सो कॉल्ड, उसको महाराष्ट्र में बहुत बड़ी चपत लगने वाली है। और सबसे जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी 18 लोकसभा चुनाव में प्रचार करने गए। और मेरी रिपोर्ट है, मेरे को सुधीर जी थोड़ा सा वो कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, सारी जगह बीजेपी हारी है, सारी जगह। अब बीजेपी के दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से मेरा संपर्क है। उनमें से एक सज्जन ने मेरे को 2-4 दिन पहले कहा कि हमारी ये कोशिश है कि मोदी जी इस बार महाराष्ट्र में आए, नहीं तो सारी जगह हार जाएंगे। ओह, तो अरे बाप रे बाप। सबसे बड़ा झटका ये है कि मोदी नहीं जी नहीं, ये की तो, पहला चुनाव है 10 साल में, कोई डिमांड ही नहीं है महाराष्ट्र से कि आप आके ये तो प्रचार मैं, कीजिए, कहीं से कोई डिमांड नहीं है। सुधीर जी, लखेड़ा साहब ने एक बात कही कि मोदी जी की जो एक वोट जीतने की क्षमता थी, मोदी जी की जो एक कैप्चरिंग पावर थी वोट की, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और महाराष्ट्र में जहां जहां मोदी जी ने पिछली बार कन्वेंसिंग करी, कैंपेन किए, रैली करी, वहां वहां वो सीट हार गई भाजपा। और आज की तारीख में भाजपा के नेता मोदी जी से रैली कराने में बहुत उत्साहित नहीं है। क्या ये सही बात है कि मोदी जी की जो अब दिन थे लद चुके हैं, अब उनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा महाराष्ट्र में? देखो दीपक जी, एक अंग्रेजी में काफी एक अच्छी कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर एंड फेल्योर इज ऑर्फन चाइल्ड। नेता कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, जब तक वो सक्सेस देता है तब तक वो नेता रहता। एक बार नेता ने सक्सेस देना बंद कर दिया तो बाहर वाले के घर वाले भी उसको ऑर्फन चाइल्ड की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते। मुझे लगता है कि उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में, जैसे लखेड़ा साहब कह रहे, उसी तरह एक चलबिचल शुरू हो गई कि मोदी जी का जो स्ट्राइक रेट है स्वभाव का, वो अभी जो एक जमाना था उनका वो रहा नहीं। चलो काफी गिरावट उनकी पॉपुलैरिटी में आ गई है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस के जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ मोदी के चेहरे के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे चुनाव जीते नहीं जा सकते। आपको जो छत्र पे जो लोकल लीडरशिप है, रीजनल लीडरशिप है, वो भी ताकतवर बनानी पड़ेगी, तभी इलेक्शन जीता जाएगा। उसके बावजूद अनेक मुद्दे रहते हैं हर स्टेट में, वो मुद्दे भी आपके साथ में चाहिए। मुझे लगता है जी, कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा चेहरा खड़ा किया था देवेंद्र फडणवीस नाम का, लेकिन वो बड़े चेहरे को ही खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने किया है। अभी उनके सामने चेहरा जी, कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में लोगों में है। और दूसरा अहम चीज मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा था लोग क्यों जाना चाहते हैं, जैसे आपने पूछा है। हाँ, भारतीय बीजेपी क्यों जनता छोड़ना पार्टी के चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 30-40 ऐसे विधायक है, जो बड़े लोग हैं, वो कांग्रेस और एनसीपी से आए हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए उन्होंने थामा था कि पावर
उनके चाहिए थे कि वो पावर के साथ रहने वाले लोग हैं, वो किसी पार्टी और आइडियोलॉजी के साथ रहने वाले लोग नहीं है। अभी 10 साल से क्या होगा, लास्ट 5 साल से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पावर में रही, लेकिन सीएम उनका बना नहीं। शिंदे सीएम बन गए तो कोई सुनते नहीं है, देवेंद्र फडणवीस का सुनते नहीं, अजित पवार का सुनते नहीं है। इसलिए जो लोग उनके साथ में, उनको लगा कि अभी ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आने वाली नहीं है, इसलिए जो उनकी पुरानी पार्टीज है, पुराने लीडरशिप है, उनके उनके तरफ उनका जाने का जी ज्यादा रुख दिख रहा है। इसी वजह से जो हड़कम भड़कम हम जिसे कहते हैं, जी, वो समझ भारतीय गया, जनता समझ पार्टी मची गया। हुई है। सुधीर जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 30-35 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में एनसीपी या कांग्रेस से आए, और आज उनको लगता है कि मोदी जी और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी काफी कमजोर है, शायद चुनाव ना जीत पाए, इसलिए एक बार फिर से वो वापस अपनी ओरिजिनल पार्टी यानी कांग्रेस एनसीपी में जाना चाहते हैं। ये एक उन्होंने कारण बताया। एक आखिरी सवाल लकीड़ा साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि जी जिस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह का फीडबैक हमको सुधीर जी दे रहे हैं, और बाकी सर्वे भी आ रहे हैं, इंटरनल सर्वे पार्टीज के आ रहे हैं, अगर महाराष्ट्र मोदी जी हार जाते हैं, जो इस देश का सबसे अमीर राज्य है, अगर महाराष्ट्र हारे तो क्या बीजेपी के अंदर बगावत हो सकती है? आरएसएस भी कोई ना कोई एक्शन ले सकता है? क्या मोदी जी के लिए ये हार जो है बहुत महंगी पड़ेगी महाराष्ट्र की? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट के बाद 8-9 दिन के बाद जो प्रमुख थे आरएसएस के मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि सर से पानी गुजर चुका है और इनकी जो गलतियां थी विपक्ष के खिलाफ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ, जो जो इनकी गलतियां थी वो उन्होंने खुल करके पब्लिक रैली में साफ साफ बता दी। और अब महाराष्ट्र का जो हार है वो दूसरा बहुत बड़ा झटका इनको लगेगा, और उसके बाद जो इनका सत्ता में बने रहने का औचित्य खत्म हो जाएगा। और इससे भी बड़ी बात, क्यों इनकी हवा खराब क्यों होगी? हवा खराब करेंगे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के लिए खजाना खोला हुआ है, लेकिन खजाना तो तब चलेगा ना जब आप सत्ता में रहेंगे। सबसे पहले बगावत जो है होने वाली है, जो खटपट हो गई बिहार में, वो बिहार की जो खटपट है वो ले डूबेगी। और इतना इसलिए कि चुनाव है, जब ये 4 राज्य हार रहे हैं तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड अगर बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर उसके बाद चलेगी तो डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इससे पहले कि डूबे हैं, लुटिया डूबने के पहले नीतीश कुमार इतना इंटेलिजेंट जरूर है कि वो तूफान और मौसम का मिजाज देखने में माहिर है। उनको 20 ईयर से ज्यादा चीफ मिनिस्टर बने हुए हो गए, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले झटका नीतीश कुमार देंगे, क्योंकि वो ये तय करेंगे कि भाई जब इनके साथ रह करके हमारी लुटिया डूबनी है तो इनके साथ क्यों जाए चुनाव प्रचार कर, अकेले लड़ो इसके बाद, या अपोजिशन अलायंस के साथ गठबंधन करो। और बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं, दर्शकों को भी पता है कि गठबंधन बातें हो रही हैं, आरजेडी के साथ गपशप चल रही है, तो उसके बाद ये सब इंतजार में बैठे हैं कि रिजल्ट निकले और उसके बाद हम अगले पत्ते, अगले दांव खेलें। जी, सही कहा आपने कहा कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकलता है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो मोदी जी के लिए मुसीबत पार्टी से तो होगी, आरएसएस से भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत उनके सहयोगी दल करेंगे, खासकर नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार हारे हुए खिलाड़ी के साथ गठबंधन करके बिहार का चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। बहरहाल कुल मिलाकर ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये ना सिर्फ निर्णायक है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लिए, बल्कि जीने मरने की स्थिति, करो या मरो की स्थिति मोदी और शाह के लिए भी। और ऐसी स्थिति में देखना होगा कि जो लाडली बहना योजना यानी कैश ट्रांसफर जो महिलाओं को महाराष्ट्र में हो रहा है, जिसे कांग्रेस कह रही है ब्राइब फॉर वोट है, ये कितना सक्सेसफुल होती, बीजेपी की हार को कितना कम करती है ये योजना, ये भी देखना होगा। फिर कभी मैं सुधीर से बात करूंगा। आज सिर्फ इतना ही दोस्तों कहना चाहूंगा कि दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि महाराष्ट्र में शरद पवार एक बार अपने असली रूप में आ गए हैं और उन्होंने बीजेपी के आदमी तोड़ने शुरू किए हैं। उधर उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी मुस्तैदी के साथ आप कह सकते हैं उन्होंने हुंकार भर रखी है, और कांग्रेस इस बार सबसे बेटर परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में देने जा रही है। यानी कुल मिलाकर हर तरफ से आप देखें तो नक्षत्र भाजपा के
महाराष्ट्र में अच्छे नहीं दिखते। आपने समय निकाला लखेड़ा साहब ऋषिकेश से, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुधीर भाई, आप कॉन्फ्रेंस में थे, पानी बरसा, आप भीगे, उसके बाद आए, भीगी शर्ट में बैठे हुए हैं। मैं इस तरह की पत्रकारिता को सैल्यूट करता हूँ। ये जो जज्बा है, जो पैशन है अपनी बातों को सामने रखने का, सैल्यूट टू यू सर। थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच सुधीर जी, थैंक यू सो मच।